नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त, है ना। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कथानक है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारकर राज सिंहासन हासिल किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुवाकी, है ना। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मागधी। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम प्रियदर्शी या देवानंद प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य सम्राट अशोक। इन्हें देवानंद प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अशोकावदान के नाम से जाना जाता है, कई नाम थे इनके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका एक सूत्र है, याद रखेंगे, शायद आपको अच्छे से याद रह जाए। इसमें उसका सूत्र है हसीन मौसूख। प्राचीन काल से संबंधित राजवंशों का एक क्रम है हसीन मौसूख। ह से हो जाता है आपका आर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, हसीन न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कन्नम वंश। तो इस तरह से इसका सूत्र हो गया हसीन मौसूख, है ना, हसीन मौसूख। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इसका क्रम सजाना आसान रहेगा। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पुराना जो प्राचीनतम राजवंश है उपयुक्त आपके ऑप्शंस में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस सूत्र को याद रखेंगे, उसका नाम है हसीन मौसूख, हसीन मौसूख, है ना। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य। चाणक्य के साथ मिल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। ये
अगला प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में, अब देखिएगा, जैन धर्म को अपना लेते हैं और जैन परंपरा का एक विधि है संलेखन, उसी के माध्यम से वो कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना प्राण त्याग करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य के साथ मिलकर बताया आपको जैसा नंद वंश के शासक हरानंद को पराजित करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पण। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे, है ना। और ये हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के पुत्र थे और इन्हें कुणिक के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अपने पिता का हत्यारा। बाकी जो आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ये सभी मौर्य वंश से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। मैंने जो प्रसिद्ध पुस्तक के संदर्भ में जो वीडियो बनाए हैं उसमें डिटेल से सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया है, एक बार उसे आप सुन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका विस्तार आप देखिएगा अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक था और कामरूप से लेकर इधर सौराष्ट्र तक था। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। सम्राट अशोक ने इन तीनों विधियों के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में नहीं मिले हैं, बाकी हैं गिरनार, कंधार, टोपरा आदि से। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था।
अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? तो जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो कौटिल्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके नंद वंश का अंत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, है ना। यहाँ देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया हुआ है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे, और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो पहले ही मैंने जो सूत्र बताया था हसीन मौसूक, उसे याद रखेंगे तो आपको राजवंश से संबंधित प्राचीन काल से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हो उसमें आपको क्रमवार सजाने में कठिनाई नहीं होगी। एक बार फिर से उसको बताते हैं, हसीन मौसूक, एक बार फिर से, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। कहा जाता है कि जब चाणक्य को घनानंद ने अपने राज दरबार से निकाल दिया था, तब उन्होंने रास्ते में ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक खेल खेलते देखा जिसका नाम था राज्यकीलम, और वो उसमें राजा की भूमिका निभा रहे थे, जिसे देखकर कौटिल्य काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई और पुनः वहां से वापस लौटकर उन्होंने नंद वंश का अंत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त, है ना। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम क्या है? सही हो जाएगा उसका मुद्रा राक्षस, है ना। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। इसमें कई समितियों की चर्चा की गई है इंडिका में, और इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। ऐसे बता दें कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कई भाषाओं का प्रयोग किया, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक प्रमुख हैं, और ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख मिला है वो अफगानिस्तान से मिला है, और खरोष्टी लिपि जो है का अभिलेख वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? क्या बोल रहे हैं? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7, जिसमें पहला दार्शनिक था, दूसरा किसान था, तीसरा अहीर था, चौथा कारीगर था, पांचवा सैनिक था, छठा निरीक्षक था, और सातवां सभासद था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने समाज की 7 श्रेणियां बताई थी। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनैतिक पहलू पर। है तो कहने के लिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो चर्चा की गई है उसका विषय वस्तु जो है वह राजनीति है। हालांकि और सभी विषय वस्तु पर भी जोर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक विषय जो है इसके महत्वपूर्ण विषय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। बता दें कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ण, चौपड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अगला जो प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू अभिलेख। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपका जो राजा सब थे मौर्य साम्राज्य के, उसका कुछ न कुछ अलग नाम था, तो उन्हीं से वो मिलान करना है। तो बता दें कि चंद्रगुप्त का जो नाम था वह सेंड्रोकोटस था, है ना। बिंदुसार को वो अमित्रघात के भी नाम से जानते थे। अशोक को देवानम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। और चाणक्य जैसा कि विदित है उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जब जानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप मिला करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब जो हमेशा राजा के मतलब जनता के संपर्क में बना हुआ रहता था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? है ना, कलिंग को जीतने के बाद वो क्या किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल यानी निम्न कुल का बताया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था पहला संस्कृत कला व साहित्य को, सोने के सिक्के को, प्रांतीय विभाजन को, हिंदू कुश तक साम्राज्य को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, सोने के सिक्के को छोड़कर बाकी उन्होंने इन तीनों चीज़ों का विकास किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कथन ए और कारण आर को आपस में मिलाना है कि क्या कथन ए जो है वो आर से मेल खाता है और वो उसकी व्याख्या करता है। तो पढ़ते हैं इसे। तो कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यह बात जो है इसे साबित भी करता है। ये और दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वह है कि अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, उसमें शामिल है। तो अशोक का वैसा कौन सा अभिलेख है जो हमें संगम राज्य के बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 13वां। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कथन और कारण फिर से इसमें दिया गया है कि क्या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, है ना, अब दोनों सही हैं। तो अगला पढ़ते हैं कारण कथन ए कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। यह सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, यह भी सही है। और दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्की अभिलेख में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। बाकी जो है दिया ऑप्शन वो सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का जो है सॉफ्ट वो सुंडाकार है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो मिलान संबंधी दिया गया है। कौन किसकी राजधानी थी? तो मिला करके देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और प्राची पूर्व प्रदेश के पाटलिपुत्र। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची का पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह भी ट्रेडिशनल प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्राथा कहा, है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। तो इस तरह से हमने मौर्य वंश से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल इस भाग में किया है। अगले भाग में भी इससे जुड़े हुए और भी प्रश्नों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।